डांस इंडिया डांस सीजन 1 के विनर श्रद्धा शाह मैम आज हमारे साथ है। वेलकम मैम, थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। ये बहुत ही यूनिक शो है जिसमें मुझे आने का मौका मिला, उसीलिए आपको डबल थैंक यू। यस, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैम, सबसे पहले तो मुझे पूरे थ्रू आउट हमारा जो फन का सेशन है उसमें सबसे पहले मुझे ये जानना है कि लाइक व्हाई डांस, व्हाई कोई और फील्ड नहीं, बहुत सारे फील्ड है राइट, तो क्यों डांस ही? ऐसा क्या आपका लगाव था बचपन में? तो जेन्युइनली बोलूं तो मुझे एक्चुअली डांसर कभी बनना ही नहीं था। डांस डेफिनेटली के पैशन था कि मैं 3 साल से मैं डांस कर रही थी, बट मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था। बीच में कभी एक होता है ना टीनेज वाला, तब मुझे डॉक्टर भी बनना था, और फिर वो चेंज होते होते गया, और ड्यू टू सम रीजन और फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे फिर फाइनली डांसर बनना पड़ा। ओ, एस्ट्रोनॉट बनना था। मतलब कहाँ एस्ट्रोनॉट, कहाँ डांसर एंड ऑल। यस। अब मैम मुझे थोड़ा आपका चाइल्डहुड के बारे में जानना है, कैसा था लाइक चाइल्डहुड से ही आप डांस प्रैक्टिस और वो सब कर रहे थे कि मैं जब 3 साल की थी तब मेरी मम्मी, मैं फ्लाइंग डिश खेल रही थी और फ्लाइंग डिश के ऊपर मैंने बैलेंस किया, तो शी सेड के रुक जाओ मैं तुम्हें थाली देती हूँ, और मैंने थाली के ऊपर फिर बैलेंस करके मेरा पहला डांस शुरू किया। सो तब मुझे लगा कि हाँ, दिस इज द थिंग जहाँ मुझे मजा आ रहा है। और मम्मी ने भी तब जाना कि मेरे अंदर कुछ छुपा हुआ है, और वो आर्टिस्ट उन्होंने ढूंढा। तो मैंने चाइल्डहुड में सीखा क्लासिकल, और 8 साल की उम्र में मैंने अरंगेत्रम किया था, दैट वाज अ लिम्का बुक रिकॉर्ड। और सबसे छोटी उम्र में वो 3 घंटा अकेले परफॉर्म करना, वो भी क्लासिकल डांस। बाद में आई वॉज अ नेशनल जिम्नास्ट, स्टेट लेवल स्विमर थी, कराटे में मैं ब्राउन बेल्ट थी। तो मम्मी ने मुझे सब चीज सिखा दी थी कि श्रद्धा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी है, तू कहीं अटकनी नहीं चाहिए। सो ऐसा बोल सकते हैं कि आई वॉज अ वर्सेटाइल एथलेट, आर्टिस्ट, और एजुकेशन में मैं भी काफी अच्छी थी। ओके, तो आप पढ़ाकू बच्चे थे कि मस्तीखोर थे थोड़े? हाँ, मतलब मेरी मम्मी खुद प्रिंसिपल थे, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और सिद्धांतवादी प्रिंसिपल थे। सो पहले से ही रूल था कि ट्यूशन नहीं करना। स्कूल में क्या करती हो, ध्यान नहीं देती कि वो ट्यूशन करना पड़े। तो हाँ, स्कूल में मैं बहुत ही सिंसियर थी, सब चीज पढ़ लेती थी, और उसके बाद मस्ती शुरू होती थी। तो हाँ, थोड़ी एक्टिव थी, और पढ़ाई में बाय बर्थ एक ऐसा था कि जो भी चीज सीखो तो वो प्रॉपर फोकस से सीखो। तो वो अर्जुन काइंड ऑफ थिंग था कि जहां पे भी मैं जो कर रही हूँ वहां पे सिर्फ मेरा फोकस होता है। अगर मस्ती करती हूँ तो सिर्फ मस्ती में फोकस होता है। आजकल की जनरेशन में मैम ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही मल्टीवर्स हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर भी उस तरीके से क्रिएट हो गया कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मल्टी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। मैम, जो लोग आज हमें देख रहे हैं उनको ये बताइए कि टोटल कितने डांस फॉर्म्स है हमारे देश में? टोटल वर्ल्ड में 228 डांस स्टाइल्स है। वी आर ओनली वन इन गुजरात ये जो 22 डांस फॉर्म सिखाते हैं। सो अभी इंडिया में नियर बाय मान सकते हैं कि 63 जितने डांस फॉर्म्स अभी है, उसमें से 22 हम सिखाते हैं। ओके, तो 4-5 नाम कुछ आप दे सकते हो तो? डेफिनेटली। सो हमारे यहाँ पे 13 फोक डांसेस सिखाते हैं, साल्सा, हिप हॉप, बैली, कंटेम्प्रेरी, वैकिंग, क्रम्पिंग, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, कथक, इवन भरतनाट्यम सिखाते हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो यूनिक भी है, जिसमें छाव है, तांडव है, कालबेलिया है, वो सारी डांस फॉर्म्स भी हम करवाते हैं। आपका कौन सा फेवरेट है, कल्चरिक डांस फॉर्म या ऐसा ट्रेडिशनल कुछ फेवरेट है, या फिर अभी का हिप हॉप एकदम मजा आता है? यहाँ पे स्पेशल ये बोलना चाहूंगी कि वो एवरी मूड के हिसाब से डांस फॉर्म होती है। तो मैं भरतनाट्यम सीखी थी, तो क्लासिकल से लगाव डेफिनेटली इंडियन कल्चर के साथ कुछ नेक्स्ट लेवल का है। और कंटेम्प्रेरी और डांस इंडिया डांस में स्पेसिफिकली मुझे एरियल आर्टिस्ट का टाइटल दिया गया था, तो जितने हाईएस्ट एरियल थे वो मैंने किए थे। तो जैसे मैं जिम्नास्ट थी तो मुझे वो फायदा हुआ कि ऊपर लटका के ही रखते थे, जो भी स्टंट वंट करके करना होता था। तो वो मेरी फेवरेट डांस फॉर्म्स है। ओके, आप फिटनेस में मानते हो? फिट रहना चाहिए डांस के लिए? डेफिनेटली। सो मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से और डिफरेंट प्रायोरिटी की वजह से अभी मैं फिटनेस पे थोड़ा ध्यान कम देती हूँ, तो इंजरीज होना ज्यादा शुरू हो जाता है। एथलेट और डांसर सबसे मेन इशू आता है इंजरी का। तो हाँ, वो मुझे थोड़ी सीवियर इंजरीज अभी भी हुई है, तो थोड़ा डांस कम हो गया है। बट आई कैन कोरियोग्राफ, मैं गाइड करती हूँ मेरे टीचर्स को। मेरी 11 असिस्टेंट की टीम है, तो वो डांस सिखाते हैं और मैं उनको कोरियोग्राफ करके देती हूँ। आपकी बेसिकली कोई एकेडमिक है? जी, टैपर्स डांस स्कूल है जो 22 साल से है सूरत में, अराजन में। और हम वहां पे 4 साल से लेके 60 ईयर तक के बच्चों को डांस सिखाते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट।
ओके मैम, अब मुझे ये बहुत सारे लोगों का ना ये प्रश्न था कि हम लोग जब टीवी में देखते हैं ना तब बहुत कुछ और दिखता है, बहुत सारा कुछ कट हो जाता है। तो डांस इंडिया डांस को लेकर स्पेशली अगर किसी को जाना है, वहां पे एंटर करना है, तो क्या प्रोसेस रहती है सबसे पहले तो? सो अभी जितने भी रियलिटी शो आए हैं उसमें बहुत सारी इजी हो गई है मेथड हमारे टाइम पे। सो मैं तो 10 साल पहले की बात कर रही थी। Okay. तो अभी तो डीआईडी नहीं है, उसके अलावा जो भी XYZ शोज है तो अब तो वीडियो ऑडिशंस होते हैं, आपको वीडियो शूट करके भेजना होता है। फिर पब्लिक राउंड होते हैं जहां पे मिनिमम 7-8 हजार लोग आपके साथ compete करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरे टाइम पे जो टीवी पे दिखाई दिया दैट वाज द 6th राउंड। तो 6 राउंड 6 ऑडिशंस क्लियर करके जाना है, देन आप टीवी पे दिखोगे। ओके। तो मैम वहां पे पर एपिसोड मतलब क्या सिस्टम रहती है? पर एपिसोड के जो बैक स्टेज होता है उसमें आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? एक एपिसोड जब एयर होता है उसके पहले आपको कितना टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है? सो जितने भी आर्टिस्ट है यहाँ पे, डांसर्स और म्यूजिक लवर, उन सबके लिए हमारे पास होते हैं सिर्फ 3 दिन। 3 दिन? यस। सो 3 दिन में हमें 3 एक्ट प्रिपेयर करने होते हैं। सो यूजुअली शूट होता है एक ही दिन में 2 दिन का। एज एन एग्जांपल कि हमारा फ्राइडे शूट होता था तो सैटरडे और संडे एपिसोड का साथ में ही शूट होता है। अब ये दौरान हमें एक सैटरडे का शूट होता है, एक संडे का होता है और एक एलिमिनेशन के लिए हमें तैयार रहना होता है। अब एक दिन कोरियोग्राफी हुई, सेकेंड डे वापस से थोड़ा रिहर्सल हुआ, देन स्टेज रिहर्सल होता है, देन टेक्निकल रिहर्सल होता है और शूट होता है। तो अब हमें जो मेहनत करनी पड़ती है वो मिनिमम 13 से 14 घंटा होती है। और एक ऐसा टाइम आया था कि जब कंटेस्टेंट कम हो जाते तो हमारे आइटम ज्यादा हो जाते, तो हमें पर एपिसोड मिनिमम 2-2 आइटम्स करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो हम तब 20-20 घंटा भी रिहर्सल किए हैं। बहुत सारे मैम जो गुजरातीज है ना उनके ऐसा दिमाग में ये प्रश्न होता है कि पर एपिसोड वहां पे हमें पैसा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते पैसे। और ऐसे भी है कि हमें कितना पैसा खिलाना पड़ता है वो भी नहीं है। ये इट डिपेंड्स ऑन योर आर्ट, बिकॉज वो लोग हमारे ऊपर इतना ज्यादा खर्चा करते हैं। जैसे हम जी के बंगलों में रहते थे, खाना पीना, आना जाना, कॉस्ट्यूम्स, कोरियोग्राफर, हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, सब चीज उनका खर्चा होता है। हमें सिर्फ मेहनत करनी है और हमारे टैलेंट दिखानी है। अब मैं उसको 1 लाख रुपए खिलाऊं या फिर उसको 2 लाख रुपए खिलाऊं, उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पर हेड कॉस्ट नहीं हम काउंट करते जैसे पर प्रोडक्ट का होती है वैसे पर हेड। तो वो हमारी नियर बाय 7 लाख रुपीस के आसपास होती थी। तो वो 7 लाख रुपया ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस हमारे पीछे खर्चा कर रहा है। तो वो मेरे 1 लाख रुपए से मुझे क्यों आगे लेके जाएगा? उसको तो शो चलाना है। तो वो टीआरपी के ऊपर ही होता है कि कितने लोग उसको प्रिफर करते हैं, वो कंटेस्टेंट को देखना उसके हिसाब से ही होता है। और एक क्वेश्चन होता था कि स्क्रिप्टिंग, कि ये पूरा स्क्रिप्टेड होता है, वो भी नहीं होता। हाँ, हल्का सा ये होता है कि जैसे मुझे बोला गया था कि शाहरुख खान आने वाले हैं, वो अपनी मम्मी के साथ बहुत कनेक्टेड है, तब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना। फिर वहां पे मुझे ऑन द स्पॉट क्या बोलना है वो मुझे सोचना है। वो अपने पे डिपेंड है। जी। तो वो मोमेंट दे देते हैं कि ऐसा कोई मोमेंट आएगा तब। अब ऐसी मोमेंट होती है कि सेलिब्रिटीज में ऑलमोस्ट 32 फिल्म स्टार्स को मिली हूँ, उनके साथ काम किया है, वो उनके मूड के ऊपर होता है। वो कुछ भी रिएक्शन देते हैं और हमें कुछ भी तब संभाल लेना होता है। और एक होता है साक्षात सामने शाहरुख खान, और फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो वो भी गट्स चाहिए। हमारे सामने हमारे फेवरेट स्टार्स खड़े होते हैं, तब क्या पूछना। कभी कभी वो बायस फील करते हैं, कभी उनको भी खराब लगता है, तो वैसे क्वेश्चन निकलने चाहिए कि वो जनता को भी अच्छे लगे, टीआरपी को, और वो मेरा कैरेक्टर भी बिल्ड करे। क्योंकि कई बार होता है कि मैं कोई वाहियात सा सवाल पूछ लूं तो उससे श्रद्धा का भी इंप्रेशन डाउन हो जाता है। हाँ करेक्ट। हम धीरे धीरे उस पे आने ही वाले थे कि अब जो न्यू बिगनर्स हैं उनको बहुत ही फियर रहता है, स्टेज फियर रहता है। तो आपने तो बड़े बड़े मिथुन दा, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान के आगे परफॉर्म किया है, तो लाइक हाउ, कैसे आपने कर लिया? फर्स्ट एपिसोड था ना, तो दिल से बताओ ना, तो वो था अरे बाप रे आज सेट पे ये आने वाला है, ये आने वाला है। फिर एक टाइम ऐसा है कि जब वो बाजू में बैठते हैं ना, फिर भी हम गॉसिप में है, टाइम पास कर रहे हैं, और वो अब बाजू में बैठा है, तो जो भी नई चीज होती है ना उसका एक्साइटमेंट अलग होता है। तो वहां पे तो ऑलमोस्ट हम 10 महीने थे, तो शुरुआत के 1-2 एपिसोड में होता है आज ये तो ये आने वाला है। पर हाँ, सामने कोई नॉलेजेबल पर्सन बैठा है तो डेफिनेटली स्टेज पे जाने के टाइम पे वो धक धक फील होता ही है, वो नर्वसनेस आती है। बट मैं
इतना मानती हूँ कि मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ कि मैं जितना डिजर्व करती हूँ उतना आज मुझे दीजिए, मैं मेरा 200% दे पाऊं उतना मुझे पावर दीजिए। सो स्टेज पे जाने से पहले मैं हमेशा ये प्रे करती थी। करेक्ट। लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब आप एसआर के किंग खान के सामने परफॉर्म करते हो, तब कोई फियर या फिर ऐसा ऐसा दिमाग में आता है जब हम परफॉर्म करते हैं तब कि एक मिस्टेक हो गई और लाइक इमेज जीरो? डेफिनेटली यस, बट हमें ऐसे तरीके से ट्रेन किया जाता था कि जब स्टेज पे जाने वाले होते हैं तभी हमें पता चलता है कि आज ये सेलिब्रिटी आने वाला है, तो हमें एडवांस में नहीं पता होता। नहीं तो यूजुअली हमारा साइकोलॉजी क्या एडवांस में सपना सोचना शुरू कर देता है ना, तो हमें तब बोलते ही नहीं है कि अच्छा आज ये आने वाले हैं। तो अगर हम उन लोगों के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। और जब सामने बिग सेलिब्रिटीज होते हैं जैसे रणवीर थे, दीपिका थे, शाहरुख थे, सोनाक्षी थे, विद्या बालन, प्रियंका, करीना, एवरीवन, तो एक होता है कि हाँ आज मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना है कि उनके तरफ से शाबाशी मिले। और एक मिस्टेक हुई तो डेफिनेटली मुझे गिल्ट इतना ज्यादा हो जाता था ना। 1-2 एपिसोड ऐसे थे कि जहाँ पे मैं मेरा 100% नहीं दे पाई थी, तो तब लोगों को बहुत अच्छा लगा, बट वो अंदर हो जाता है यार मैं ये कर सकती थी। वो कभी कभी नहीं, क्रिकेटर होता है कि वो बहुत अच्छा खेलने वाला प्लेयर अगर ग्राउंड पे है और वो फर्स्ट में ही आउट हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाता है। चलो क्राउड ने तो जो भी बोला, पर उसको गिल्ट होता है यार मैं ये कर सकता था। तो कभी कभी होता था, बट हाँ दे आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे से हमें हैंडल करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। दे आर वेरी जेन्युइनली, बोलते हैं ना कि जितना डाउन टू अर्थ आप है उतना आप आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी सेलिब्रिटीज में मिली उसमें से 5-10% को छोड़ के सब लोग बहुत ही अच्छे थे। बाय ह्यूमन ऐसा बोल सकते हैं कि नेचर तो अच्छा ही था, टैलेंट तो है ही बेटर, बट वो आपको क्या फील करवाता है ना वो मैटर करता है। वो मैटर, करेक्ट। मैम डांट पड़ती है बैक स्टेज? यस, सो हमारे कोरियोग्राफर्स जो होते हैं वो सिखाते हैं तब बहुत ही ज्यादा डांटते हैं। और सबसे गंदी डांट पड़ती है वो डायरेक्टर की पड़ती है। डायरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक स्टेज रिहर्सल होता है, देन टेक्निकल होता है। टेक्निकल के टाइम पे डायरेक्टर जो मतलब जो वर्ड्स, मैं बीइंग अ सूरती मुझे मतलब इतना हर्ट नहीं होता, पर इंडिया के दूसरे पार्ट में से जो लोग आते हैं वो बेचारे घबरा जाते हैं, क्योंकि तब सिर्फ मैं मेहनत नहीं कर रही, तब डायरेक्टर है, सिनेमेटोग्राफर है, कितनी ज्यादा ऑलमोस्ट लाइट्स जो थी वो हमें लाइट याद रखनी पड़ती थी। श्रद्धा 26 में देखो तो हमें याद रखना पड़ता है कि 26 कौन सी साइड पे, 3 में देखो, कैमरा में देखो, मतलब कौन से कैमरा में देखना है वो याद रखना है, स्टेप्स याद रखना है, एक्सप्रेशन याद रखने हैं और कॉन्फिडेंस रखना है। मतलब दैट इज वेरी डिफिकल्ट जब भी आप परफॉर्मेंस करते हैं। श्रद्धा जिमी जैम आ रहा है वहां पे देखो, गिम्बल आ रहा है उसको देखो, 3 में देखो, तो मतलब बाइक किधर देखो, मैं डांस याद रखूं या कैमरा को देखूं। तो वो एक हो जाता था, बट हाँ वो 2-3 एपिसोड गए उसके बाद आई वाज कंफर्टेबल। ओके मैम, बैक स्टेज ऐसी कोई मस्ती होती थी आपके दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ? तो मेरा समहाउ ऐसा था कि मैं कभी भी कंपटीटर जैसे मेरे टीम मतलब कंटेस्टेंट को ये किया नहीं, और दे वर वेरी फ्रेंडली। मेरा माहिर जो था, मेरा सन, ही वाज 3 months ओल्ड और मेरा सिजेरियन ऑपरेशन था। और बाकी की भी सभी मम्मीज थी। तब बिलीव नहीं करेंगे वो जो कनेक्शन बिल्ड किया था। तो मैं जब एरियल करती थी ना तो वो लोग मेरे कोरियोग्राफर को डांटते थे, ये सब मत करवाओ, उसको हर्निया हो जाएगा, फट जाएगा, अभी नई नई डिलीवरी हुई है, क्यों इतना उसको तकलीफ दे रहे हो। सो दे वर मेरे वेल विशर जैसे मैं मान सकती हूँ। और कभी कभी ऐसे होता था कि मिथुन दा के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। तो मिथुन दा बोलते थे कि ये सब बंगाली से दूर रहना, श्वेता बहुत गॉसिप करते हैं, और मैं बोलते दादा हम गुजराती भी वैसे ही हैं। तो जितने भी मतलब नहीं 4 चोटला भंगे ओटला तो वो हो जाता था कि अगर हम इकट्ठा मिलके मस्ती करते थे तो हमारे कोरियोग्राफर, हमारी क्रिएटिव टीम बेचारी सर पकड़ के बैठ जाती थी कि ये सब औरतों को काम पे लगाओ, ये लोग गॉसिप करते रहेंगे। तो हाँ, दैट वाज वेरी गुड मोमेंट्स। अभी मैम कोई एक्टर्स या आपके जो कंटेस्टेंट उस समय पे थे वो आपके साथ कोई कनेक्ट में है? जी ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हैं कि 60-70% लोग हैं कि जो अभी भी कंटिन्यू टच में है। ओके मैम, बहुत सारी बातें हो गई। अब हमारे पास एक आपके लिए सेगमेंट है, टंग ट्विस्टर सेगमेंट, जो लोगों को बेहद पसंद आता है। तो आपको मैं कुछ टंग ट्विस्टर दूंगा, आपको वो बोलने हैं, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे 4 है। सबसे पहला है, चंदा चमके चमचम, चीखे चौकना चोर,
चीटी चाचे चीटी चाटे चीनी चकोरी चीनी खोर, मेरे सही हो गया मिस्टेक। चंदा चमके चमचम चकोरी चीटी चोर, नहीं, चीखे चौखना चोर, चीखे चकना चोर, चोर, चीटी चाटे चीनी। चीटी चाटे चीनी चटोरी चिन्नी खोर। हाँ, 3 आगे। बार। चंदा चमके चमचम चीखे जो चीखे चौखना चोर, चीखे चोकरा चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चिन्नी खोर। चंदा चमके चमचम चीखे चखना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चिन्नी खोर। हाँ, ओके ओके, आगे। चलेगा चलेगा चलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, थोड़ा हम इजी में जाते हैं, चलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, बस इतना ही है, हम लोग ने इतना ही रखा है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंट की ऊंची, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंची पूंछ ऊंट की, ओके। हाँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ पीठ। ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंची पूंछ ऊंट की। ओके। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट की पूंछ में ऊंट ऊंचा, ऊंट हाँ। की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंची ऊंची, पूंछ हाँ। ऊंट हाँ। ऊंट की। ओके, Okay, नेक्स्ट वन, 9 nice night nurses nursing nicely। No, 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 nice, no, nice. One more. 9 Nine. 9 Nine nice night nurses, Nine night night nurses nursing nicely। Nice. Nine, sorry. Nine nice night nurses nursing nursing nicely। nicely. Okay. It'll check. हाँ हाँ, Okay. Nine Nice. nice night nurse Nursing. nursing nicely. हाँ करेक्ट। Nine nice night nurse nursing nicely. Nicely। Okay. NN બહુ છે। Nine nice night nurse nursing nicely. Nine nice night nurse nursing बस, nicely. बस, 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 Yeah, done, done, I did it। भालू ने भाला भांगकर भाभी को भरी सभा ने भगा दिया। भालू ने भाला भाला भांग कर कर बड़ी भा- सभा में भाभी को भगा दिया। हाँ, भालू ने भागकर भागकर नहीं, नहीं, भालू ने भालू ने- भाला भांगकर अच्छा, भालू ने भाला भांग कर भरी सभा में भाभी को भगा भगा दिया। दिया। भालू ने भाला भांग कर भरी सभा में भाभी को भगा दिया। भालू ने भाला भांग कर भरी सभा में भाभी को भगा दिया। करेक्ट Yeah. करेक्ट, यू डिड इट। Yes. ओके, अब फिर से हम थोड़ी बातें करते हैं अबाउट ऑन डांस एंड कंटेंट क्रिएशन। लाइक आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आज का जो कंटेंट है, जो डांस रील अपलोड करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, और रील्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल हो गई है चीजें। जब आपके टाइम में आप गए थे तब बहुत ही हार्ड था, लाइक यू आर ऑन टीवी, देन एंड देन ओनली पीपल विल नोट। अब जो है वो सोशल मीडिया के हेल्प से हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी चीज करके, नॉट ओनली डांस। तो उसके ऊपर क्या आपका पर्सपेक्टिव है, लाइक सोशल मीडिया कितना आपको हेल्प कर सकता है ग्रो करने में? ये बहुत ही यूनिक चीज है। अभी जो माहौल है वो एक्चुअली, पहले शुरुआत में हमें बहुत गुस्सा आता था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद हम इतने रियल्स और इतना टेक्निकल नॉलेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब के जो लोग हैं वो थोड़ा इतना 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 करके वायरल हो जाते हैं। बट बाद में ये मैंने सिनेरियो देखा, दैट इज अ गुड थिंग कि अगर कोई भी बैकग्राउंड में से आने वाला आदमी है जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फाइनेंशियल ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है, दे कैन मेड सम छोटा सा वीडियो फ्रॉम देयर होम और वो वायरल हो सकते हैं, और टैलेंट दूर दूर तक पहुंचती है। अब टैलेंट का जो डेफिनेशन है ना वो चेंज हो गया है। हमारे टाइम पे टैलेंट वाज डिफरेंट थिंग पर्टिकुलर अबाउट डांस थिंग, और अब जो डांस है वो पूरी डांस फॉर्म्स चेंज हो गई। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ ना कि मैं 22 डांस फॉर्म सिखाती हूँ, बट अभी एक एडिशनल किया है, दैट इज अ रील डांस। सो रील डांस एक यूनिक कंसेप्ट है कि जहाँ पे अभी भी वो थोड़े डायलेमा है हमें उसको समझने में, पर जितने भी टेक्निकल गुरुज है वो ये डांस को डांस नहीं मानते। बट हाँ, कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब जैसा भी रील डांस भी बनाता हूँ, बट उसमें भी तो मेहनत है। बहुत अच्छे कैमरा क्वालिटी चाहिए, घर में अगर पैसा नहीं है फिर भी लोग आईफोन खरीदते हैं, सो वो भी एक गलत चीज है। आपकी अगर टैलेंट है, बहुत ध्यान दीजिए आप कितना यूनिक वे में प्रेजेंट कर पाते हैं।
कैमरे का जो खर्चा करने में फिर ऐसा ना हो जाए कि घर पे फिर डांट पड़ना शुरू हो जाए कि हाँ। खर्चा नहीं होना चाहिए। या अपार्ट ऑफ दिस, जैसे आपने बताया कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा थी तब, अब कंपटीशन डबल हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं। मेरे यूट्यूब पे 167 के सब्सक्राइबर है, इंस्टा पे आई एम हैविंग गुड फॉलोअर्स। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ बनाते ही रहना है। कभी कभी कोई वीडियो चल जाता है, कभी नहीं चलता है, मतलब हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ थॉट प्रोसेस डाला और वो वीडियो चला ही नहीं। तो हम नहीं जान सकते कि जनता क्या चीज देखना चाहती है और एल्गोरिदम क्या दिखाना चाहता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैम, अभी के जो इंडियंस पेरेंट्स है ना, उनकी मेंटालिटी कैसे हो गई है? अगर मैं आज हूँ और मैं आज बोलने जाऊँ अपने पापा को या मम्मी को, किसी को भी, कि मुझे आज डांस करना है और डांस में ग्रो अप करना है, तो सबसे पहला क्या थॉट ऐसा आता है कि यार क्यों डांस, डांस में आपका क्या फ्यूचर होगा? तो आज जो इंडियन पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर उनका बच्चा पेरेंट्स से कह रहा है कि लाइक मुझे जाने दो, आगे बढ़ने दो, मेरे पास है स्किल, तो उन वो पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, सो यहाँ पे जितने भी मम्मी पापा है, आई नो कि आप चाहते कि आपका बच्चा डॉक्टर, सीए और इंजीनियर बने, बट क्या वो लोग भी खुश है? तो पहली बात तो ये कि आप कोई भी स्किल या कोई भी बिजनेस में जाते हैं या जॉब करते हैं, वहां पे आपको 100% खुशी मिल रही है कि नहीं, वो देखना है। यस, डेफिनेटली बीइंग अ डांसर मुझे भी काफी हद तक स्ट्रेस होता है कि जब मुझे कुछ नया क्रिएट करना है या मार्केट में कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हाँ, वो स्ट्रेस में मैं हैप्पीनेस ढूंढ लेती हूँ। अब पहली बात कि डांसर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या टीवी पे जाके वीडियो दिखाना है। आपका दूसरा ऑप्शन हो सकता है, आप डांस टीचर स्कूल में बन सकते हैं, खुद के डांस क्लास बना सकते हैं। एज अ डांस थेरेपिस्ट, आई एम अ डांस थेरेपिस्ट, कि जहां पे मैं लोगों को हील करती हूँ साइकोलॉजिकल और मेंटली। तो आप आधे डॉक्टर भी बन जाते हैं जहां पे डांस थेरेपी आप करवा सकते हैं। देन डांस डायरेक्टर होता है जो मूवी में, वो कभी भी दिखेगा नहीं, बट वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं। तो डांस की इंडस्ट्री में मिनिमम 7 डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, हार्डवर्क और आपका पैशन, कि आप कितनी चीज उसको ग्रास्प कर सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी को आप लेना चाहते हैं। तो साइमल्टेनियसली अगर आप स्पोर्ट्स में है, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो सेम है। कितने लाखों करोड़ों लोग जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो वो कंपटीशन तो शायद ज्यादा है, डांस से ज्यादा, तो क्रिकेट से ज्यादा है, तो वहां पे भी सेम आएगा। अब अगर मैं सीए की बात करूं, इंजीनियर की बात करूं, डॉक्टर की बात करूं, एवरी ईयर कितने ज्यादा डॉक्टर्स एमबीबीएस होते हैं, फिर उसको भी तो स्ट्रगल है। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं, वहां पे भी तो स्ट्रगल है। तो दुनिया में सब जगह पे स्ट्रगल है। हाँ, और जितना मैं मानती हूँ कि मैं 22 साल से मैं ये इंडस्ट्री में हूँ, मेरी मम्मी एजुकेशनलिस्ट थी, पापा इंजीनियर थे, फिर भी उन्होंने मुझे ये फ्रीडम दिया कि श्रद्धा, जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हें हैप्पीनेस देता है, उसमें आगे बढ़ो। तो मैं ज्यादा क्रिएटिव बन गई, एंटरप्रेन्योरशिप आया, मैं लोगों को सैलरी देके उनको भी एम्पावर कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी भी दूर कर रही हूँ। तो मैं मान सकती हूँ कि भगवान ने जो रीजन से मुझे धरती पे भेजा, वो सारे मैं चीज अभी कर रही हूँ थ्रू डांस। ओके, अभी आप मैम हैप्पी हो अपनी लाइफ से? डेफिनेटली यस। ओके मैम, अब हमारे पास अगेन एक गेमिंग सेगमेंट है जिसका नाम है दमशराज, हम वो खेलेंगे। मैं आपको वहां पे बेसिकली गेसिंग वर्ड करना होता है, मैं आपको दूंगा 3, हमारे पास है, ठीक है? हेडफोन दिया जाए भाई। फर्स्ट, परफॉर्मिंग ऑन डांस इंडिया डांस। परफॉर्मिंग ऑन डांस इंडिया डांस। डांस इंडिया डांस। हाँ, ओके। सेकंड, dance is art, art is dance, I am an artist. Okay, dance is art. One more. Dance is art. Art is dance. Art is dance. Okay. I am an artist. Artist. Dance is art. Art is dance. I am an artist. Oh, yeah. Okay. Third one. I am sitting with Parekh home. I am sitting with Parekh Om. Okay. I am sitting with Parekh Om. Yeah. Done. Okay, done. Good. Yeah, done. So मैं सारे reading कर रही थी। चलो।
तो मैम अब कई सारे ना डांस फॉर्म आ गए हमारे देश में, लाइक पहले तो सिर्फ ट्रेडिशन ही था, आपने बात की कल्चरिक ही था, अब तो बहुत सारे आ गए और आज के जो यंगस्टर्स है ना वो तो ट्रेडिशन और वो उसमें तो जाते ही नहीं है। तो अभी जो अब रिसेंटली डांस फॉर्म आए उनको आप एक्सेप्ट करते हो, लाइक उनमें आप ऐसा देखते हो कि ऐसा ग्रोथ है, आगे बढ़ने जैसा है? अब एक ट्विस्ट टर्न ये आया है कि इंटरनेशनली बहुत सारी डांसेस नहीं आ रही है, बट एक ऐसा भी पार्ट है कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स और स्पेशली एडल्ट्स जा रहे हैं सीखने के लिए सेमी क्लासिकल और क्लासिकल। तो पहले भरतनाट्यम और कथक बहुत कम लोग सीखते थे, अभी उल्टा हो गया, जस्ट बिकॉज थैंक्स टू इंस्टाग्राम कि उसमें इतनी सारी रील आती है, तो रील्स में जो कथक और वो सब दिखते हैं, तो वो देख के लोग अभी क्लासिकल सीखना शुरू किया। दैट इज अ गुड थिंग। और जितने भी दूसरे डांस फॉर्म्स आते हैं तो मैं डांस स्टाइल्स को ऐसे लेती हूँ कि ये ऐसे क्यों है, इसमें जंप वंप क्यों है या फिर एक्रोबेटिक्स क्यों है, इट्स फाइन, दिस इज द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। और ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी डांस फॉर्म है वो कुछ ना कुछ स्टाइल से डिफरेंट ही होगी। तो मुझे इसीलिए एक्सेप्ट करना है बीइंग अ डांसर कि जैसे जनरेशन चेंज होती है वैसे डांस फॉर्म भी चेंज होगी। तो मैं जनरेशन को गाली दूंगी या फिर कोई नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उससे मेरा कोई फायदा नहीं है। तो आई एम रेडी के, और इवन मैं भी नई डांस फॉर्म सीखती हूँ मेरे ग्रोथ के लिए कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूँ। ओके मैम, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, भगवान में बिलीव करते हो? या डेफिनेटली। मैं पर्टिकुलर एक भगवान में बिलीव नहीं करती। मेरे मम्मी पापा में एक्चुअली ये है, मम्मी वैष्णव है, पापा जैन है, मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन है। और हम चर्च में भी जाते हैं, मॉस्क में भी जाते हैं, देरासर जाते हैं, टेम्पल्स भी जाते हैं। बट हाँ, मैं स्पिरिचुअल और रिलीजन में से स्पिरिचुअल मैं थोड़ी ज्यादा हूँ। मेडिटेशन करती हूँ और मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं कि मैं सुबह 6 बजे उठ के मेडिटेट करूँ, मैं कभी भी मेडिटेट करती हूँ और डांस इज अ मेडिटेशन फॉर मी। ओके तो मैम आपने जैसे आंसर दिया ना, डांस इज अ मेडिटेशन फॉर मी, तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डीप फिलोसोफर इंसान हो कि कोई भी चीज करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हो। तो ये सही बात है कि गलत बात है? सोचते हो आप, ऐसा डीप थिंकिंग रखते हो अपने आप में? कभी कभी कनेक्शन जब बिल्ड होता है मुझे, तो वो इंट्यूशन आता है कि दिस इज द थिंग कि जो मुझे करना है। और कभी कभी होता है कि या मुझे करना है पर अंदर से आंसर ना आता है। और सोचने की बात, हाँ कभी कभी मैं ओवर थिंकर भी बन जाती हूँ। वो सारी औरतें होती है ओवर थिंकर। बट डीप थिंकिंग में मेरा दो होता है कि ये करने से मुझे फायदा हो रहा है, समाज को भी फायदा होना चाहिए, और बाद में इसका फ्यूचर क्या है। सो इफ आई एम डूइंग एनीथिंग, तो मेरा दूसरा वेंचर है, दैट इज मोहर। मोहर इज ऑल अबाउट इनर और आउटर पर्सनालिटी, कि वो डांस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मोहर और टेपस डांस स्कूल में वही है, हीलिंग एंड हैप्पीनेस थ्रू पर्सनालिटी भी। अपने आप की वैल्यूज को समझो, आप अंदर से कौन हो वैसे, नॉट फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल थिंग, एनएलपी के हिसाब से। तो मैं डीप थिंकर हूँ, कोई भी चीज करने के टाइम पे वैल्यू पे ज्यादा जाती हूँ कि दुनिया में क्या फायदा होगा उससे, नॉट वैल्यू बेस्ड ऑन मनी, बट वो सिद्धांत। हाँ, आप मैम प्लान इंसान हो या फिर अनप्लान इंसान हो? एकदम तुरंत कुछ हो जाए तो मजा आता है, या फिर प्लान कि नहीं 15 दिन में यही होना चाहिए? हाँ, दोनों। मतलब इन बिजनेस पर्सपेक्टिव मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग करके करती हूँ, पूरे साल का प्लान मेरे पास रेडी होता है। और वैसे ऑन द स्पॉट अगर कुछ आता है तो वो मुझे चैलेंजिंग लगता है, उसमें ज्यादा थ्रिल फील होता है। तो फैमिली फंक्शंस होते या मेरे पर्सनल चीज होता है, सब में अगर ऑन द स्पॉट आता है तो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस कि हाँ इट्स फाइन, आ गया, भगवान ने कुछ। और कभी कभी होता है हमने प्लान करके रखे हैं पर कभी प्लान नहीं होते, तो मेरे पास प्लान A B C होता है।